Dear students, we know the charge reside on the outer surface of a conducting body. If we insert charge to a hollow conducting cell gradually, the charge given will move to the surface of the cell and electric field outside the sphere increases gradually. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई कंडक्टिंग सेल है और कंडक्टिंग सेल में हम लोग होल कर दें और उस होल के थ्रू कोई चार्ज कंडक्टिंग लिक्विड से चार्ज मरकरी की ड्रॉप को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग इंसर्ट करना शुरू कर दें उस होल के थ्रू सेल में. तो जितना चार्ज हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्फेरिकल सेल को, वो चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा एंड आउटसाइड द सेल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज. ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी. जितना ज्यादा चार्ज हम लोग सप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आउटसाइड द सेल इंक्रीज हो जाएगी. If we place a charged particle outside the cell, the force experienced by the charged particle also increases with the time. Through coming illustration, we are going to analyze such type of interesting situation. So let us move to illustration. This illustration says, electrically charged drops of mercury fall from an altitude small h into a spherical metal vessel of radius capital R, in the upper part of which there is a small opening. The mass of each drop is small m, charge on each drop is capital Q, and here we need to find what will be the number small n of the last drop that can still enter the sphere. सिचुएशन कुछ इस तरह से है. हमारे पास है एक स्पेरिकल मेटल वेसल जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और उसके टॉप में है स्मॉल ओपनिंग जिसके थ्रू मरकरी चार्ज ड्रॉप एंटर कर रही है. और मरकरी चार्ज ड्रॉप जो एंटर कर रही है वो स्मॉल h हाइट एल्टीट्यूड से एंटर कर रही हैं, फॉल हो रही हैं. जो मरकरी ड्रॉप है उसका मास है स्मॉल m एंड चार्ज ऑन ईच ड्रॉप इज कैपिटल Q. और हमें यहाँ पे मालूम करना है कि कितनी ड्रॉप्स एंटर कर सकती हैं स्फीयर में. हमें उनका नंबर मालूम करना है. ओके, तो इसे डायग्रामेटिकली पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सपोज हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और उसकी रेडियस है कैपिटल आर और स्मॉल h एल्टीट्यूड से मरकरी ड्रॉप्स फॉल हो रही है. तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज ए स्मॉल ओपनिंग और इस स्मॉल ओपनिंग के थ्रू दीज मरकरी ड्रॉप, ये जितनी भी मरकरी ड्रॉप होंगी वो एंटर करेंगी और एंटर करके यहाँ पे इकट्ठी होंगी. और इसके बाद हमें मालूम है कि जो चार्ज होता है कंडक्टिंग बॉडी में वो चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस एंड दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर. दैट मीन्स जितनी भी ड्रॉप यहाँ पे एंटर होंगी उनका चार्ज आउटर सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. नाउ वी कैन से ईच ड्रॉप दैट फॉल इनटू द कंडक्टिंग वेसल थ्रू दिस होल इंक्रीजेस द चार्ज ऑफ द वेसल बाय कैपिटल Q. क्योंकि एक ड्रॉप का चार्ज है कैपिटल Q, तो जितनी ड्रॉप यहाँ पे सपोज n ड्रॉप अगर फॉल हो जाती हैं तो चार्ज आउटर सरफेस में आएगा और इस स्फीयर का चार्ज हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय Q. दैट मीन्स हर ड्रॉप कैपिटल Q चार्ज इंक्रीज करेगी. जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो चार्ज जितना भी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होगा दैट विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस यूनिफॉर्मली. अगर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो जाएगा तो ये अपनी फील्ड क्रिएट करेगा एंड वी नो चार्ज इज पॉजिटिव. और अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस स्फीयर की होगी दैट विल बी रेडियली अवे. तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा रेडियल अवे डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से रेडियल अवे. और किसी भी स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज अगर हमारे पास कोई स्फीयर गिवन है, ये सपोज ये स्फीयर है, रेडियस है सपोज इसकी कैपिटल आर और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस स्फीयर इज हैविंग चार्ज स्मॉल q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी नो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, हम लोग सेंटर से डिस्टेंस मान लो स्मॉल r ले लें, Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. We take distance from point under consideration to the center of the sphere. That means हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. जबकि यहाँ पे इसकी आउटर सरफेस में चार्ज है कैपिटल Q, तो हम लोग अपने
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी चार्ज है इस स्फीयर के सेंटर में इकट्ठा हो गया है। दैट मीन्स फील्ड ऑफ द स्फेरिकल वेसल कैन बी कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग द इंटायर चार्ज ऑफ द स्फीयर बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे रहा है कैपिटल ई। तो ये जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गई कैपिटल ई। ओके, अब इसमें इस ड्रॉप में लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। और अभी तक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस मेटल स्फीयर के अंदर n ड्रॉप्स एंटर हो चुकी हैं। दैट मींस n ड्रॉप्स हैव एक्यूमुलेटेड इन द वेसल, और प्रोसेस में है n+1 ड्रॉप जो यहां से गिरेगी, लेकिन इस समय वो एंटर नहीं कर पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम, क्योंकि चार्ज इसका है कैपिटल Q और यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया होगा n मल्टीप्लाइड बाई Q। दैट मीन्स जितना चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होगा वो अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन वेट तो यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें कि n+1 ड्रॉप जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है फ्रॉम, इसकी हाइट कितनी हो गई स्मॉल h फ्रॉम द ग्राउंड, और सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल h माइनस कैपिटल R। तो यहाँ पे हमारे पास n ड्रॉप्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे जो ड्रॉप है वो n+1 ड्रॉप है, और ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग कंसीडर करें कि यहाँ पे कितने फोर्सेस लगेंगे, ऑफ कोर्स 2 फोर्सेस, और दोनों भी फोर्स, जो दोनों फोर्सेस हैं 2 फोर्सेस हैं, बोथ फोर्सेस आर फील्ड फोर्सेस। पहला फील्ड फोर्स है वेट mg और दूसरा फील्ड फोर्स है कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स विल एक्ट इन द रेडियल अवे क्योंकि पॉजिटिव है तो रेडियल अवे इस केस में हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम टू दिस सिचुएशन। इस ड्रॉप का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी हो गई ड्रॉप, Q multiplied by E is the electric field at this position and capital Q is the charge. So force, electrostatic force, that is the Coulomb force that will act in the upward direction, that is Q multiplied by E, और weight will act in the downward direction। ये हमारे पास हो जाएगा mg। ओके, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ये QE will be balanced by mg, ये दोनों हमारे पास बैलेंस होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस देखनी होगी। सेंटर से इसकी डिस्टेंस है h माइनस r अप टू दिस पॉइंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q, तो n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज h माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे और इसको बराबर कर देंगे mg के। केवल अब कैलकुलेट करना है स्मॉल n। सो स्मॉल n विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg मल्टीप्लाइड बाई h माइनस r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Dear students, in JEE Mains and JEE Advanced, we find many problems from electrostatics are combined with the concept of mechanics and simple harmonic motion. If you are targeting for good rank, that practice of the mixed concept based problem is must. Through coming illustration, we will learn the application of the concept of electric field, rotational dynamics and SHM. So let us move to illustration. This illustration says a uniform non-conducting rod of mass small m, length small l, half of the rod has charge density lambda and other half has charge density minus lambda as shown in the adjacent figure. The rod is hinged at midpoint at origin so that it can rotate in horizontal plane without friction. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द रॉड अंडर कंसिडरेशन। इस रॉड की लेंथ है स्मॉल एल, मिडिल पे हमने यहाँ पे हिंज किया हुआ, दैट मीन्स दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। ओ से पास हो रही होगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्स वाई प्लेन होगी। दैट मीन्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। इस रॉड का लेफ्ट हाफ माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी के साथ है, while the right half is with the charge density plus lambda.
A uniform electric field E exit parallel to the x-axis in the entire region. हम लोग यहाँ पे जो टॉप व्यू देख रहे हैं किसी टेबल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसकी मैग्नीट्यूड है E, दैट इज यूनिफॉर्म है। हर पोजीशन, हर लोकेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, कैपिटल E है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द रॉड। अगर हम लोग इस रॉड को स्लाइटली रोटेट कर दें अपनी एक्सिस के अबाउट और छोड़ दें, तो हमें इस रॉड का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि ये रॉड रोटेट या ऑसिलेट क्यों करेगी। तो यहाँ पे मैं डायग्राम प्लेस कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में यहाँ रख लेता हूँ। दिस इज द डायग्राम। This part is having charge density minus lambda, this part is having charge density plus lambda. लेंथ सेम है, चार्ज डेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे चार्ज अगर माइनस क्यू होगा तो सर्टेनली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द रॉड विल एक्सपीरियंस द फोर्स Q multiplied by E in the rightward direction, while this part of the rod, that means left half, will experience the force Q multiplied by E in the leftward direction. दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन में होगी, दैट मीन्स नो टॉर्क। दोनों फोर्स जो यहाँ पे दोनों सेक्शन में जो फोर्स लगेंगे नेगेटिव पार्ट में और पॉजिटिव पार्ट में, वो इक्वल अपोजिट होंगे। दैट मीन्स दिस रॉड इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये रॉड हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इस पोजीशन में हमारी रॉड इक्विलिब्रियम में है। अब ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। सो लेट अस डिस्प्लेस द रॉड बाय स्मॉल एंगल थीटा। इसको मैं सपोज रोटेट करता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल, थीटा इज ए स्मॉल एंगल। तो सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया, मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, ऐसे आ गया। अगर इस सिचुएशन में हमारी रॉड आ जाएगी तो देखते हैं क्या होगा। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगी, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, बिकॉज लेंथ सेम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है, तो क्यू और माइनस क्यू। इस पार्ट में फोर्स लगेगा Q मल्टीप्लाइड बाई E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और इस पार्ट में फोर्स लगेगा Q मल्टीप्लाइड बाई E, दैट इज इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स नेट फोर्स पैरेलल टू द XY प्लेन। हम लोग x एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन की बात करें तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज इक्वल टू 0, प्लस QE और ये माइनस QE इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे फोर्सेस की देख सकते हैं ये डिफर कर रही हैं। अगर लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे डिफर कर रही है, फोर्सेस सेम है, तो यहाँ पे एक कपल फॉर्म होगा। अगर कपल फॉर्म होगा तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा, और यहाँ पे हमने इसे रोटेट किया हुआ है इस सेंस में, ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, और यू कैन ऑब्जर्व द सेंस ऑफ द कपल इज इन क्लॉकवाइज सेंस। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेंस है काउंटर क्लॉकवाइज, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो इस कपल की वजह से आएगा, दिस विल बी इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पे ये जो रॉड है अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, दैट मीन्स अगेन इट विल ट्राई टू अगेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये इस साइड में आ जाएगी, कुछ ऐसे होगी। अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो जब ये इतने ही एंगुलर एम्पलीट्यूड में पहुंचेगी तो स्टॉप होगी, लेकिन फिर से कपल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, इसका रोटेशन या इसका ऑसिलेशन मेंटेन रहेगा, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हम लोग जितनी भी कंडीशंस लेते हैं वो आइडियलिस्टिक कंडीशन लेते हैं, दैट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है तो वी नीड टू फाइंड द टॉर्क, और टॉर्क अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हिंज किया हुआ है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लेते हैं। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, तो मैंने x डिस्टेंस पे यहाँ पे dx एलिमेंट ले लिया। ये हमारे पास dx एलिमेंट जो लिया हुआ है, सपोज इसका चार्ज हमारे पास है dq। दिस पार्ट इज पॉजिटिव,
अगर ये पार्ट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट वर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स दिस एलिमेंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, ये राइट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस फोर्स की वैल्यू dF लिख लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे इसके इस साइड में देखें, इतनी ही डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लें हम लोग, यहाँ पे सपोज dx एलिमेंट, सेम लेंथ का एलिमेंट ले लें, लेकिन यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा, ये एलिमेंट ले लिया, तो दिस एलिमेंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन और इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो dF बना लिया। यू कैन ऑब्जर्व हियर कपल। अगर ये कपल फॉर्म हो रहा है तो हम लोग को मालूम है कि इसका टॉर्क निकालना, तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क ऑफ दिस कपल कैलकुलेट कर लें। वी विल राइट दिस टॉर्क इक्वल टू, इस टॉर्क को हम लोग d टॉ लिखेंगे बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द एलिमेंटल फोर्स। तो दिस टॉर्क d टॉ इक्वल टू dF मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म, लीवर आर्म इज स्मॉल l। अब dF की वैल्यू, dF दिस फोर्स, dF इज इक्वल टू dQ मल्टीप्लाइड बाई E, चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये dQ की वैल्यू हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, दैट मीन्स dQ इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx, और इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dF की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं लीवर आर्म, स्मॉल l। स्मॉल l लीवर आर्म का मतलब होता है जो कपल फॉर्म कर रहे हैं फोर्सेस, उनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ सपोज मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, वी नो दिस एंगल विल बी थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा लीवर आर्म। ये सपोज मैंने थीटा लिखा है तो ये भी थीटा होगा, तो दिस विल बी द लीवर आर्म। और यहाँ पे अगर मैं रॉड की बात करूं, इतने सेक्शन की बात करूं, तो ये x है, दिस इज आल्सो x, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 2x एंड दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स वी कैन फाइंड दिस लेंथ स्मॉल l थ्रू ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं इस लेंथ को लिख देता हूँ 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो ये तो बात हो गई लीवर आर्म की, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगी dF इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx मल्टीप्लाइड बाई E एंड दिस स्मॉल l इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर लें। टोटल टॉर्क जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग होगा, सबका सम कर देंगे हम लोग। यहाँ पे अगर इंटीग्रल लें, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्क इस एलिमेंट का है क्लॉकवाइज सेंस में, तो जितने भी एलिमेंट होंगे उनका टॉर्क होगा क्लॉकवाइज सेंस में, सेम टाइप से। सेम सेंस में अगर टॉर्क है तो एडिटिव है, अगर एडिटिव है दैट मीन्स वी कैन डू द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे डी टॉ का इंटीग्रेशन लिखूंगा। तो लेट अस राइट टॉर्क इक्वल टू इंटीग्रल डी टॉ, राइट, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे डी टॉ का मुझे इंटीग्रेशन लिखना होगा, तो इंटीग्रेशन में मैं देख सकता हूँ यहाँ पे x है, dx है, लेकिन ये जो लैम्डा टर्म है, e टर्म है, ये कांस्टेंट है, और फॉर गिवन एंगल थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। इस पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होगी, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं टॉर्क की। लेकिन x की लिमिट के बारे में बात कर लें। हम लोग यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेंगे, पॉजिटिव साइड में एलिमेंट लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ पे होगा नेगेटिव साइड में। हम लोगों ने यहाँ पे 2x साइन थीटा लिख के इन सभी चीजों को कंसीडर कर लिया। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिमिट लेने के लिए -L/2 से +L/2 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टॉर्क बाय इंटीग्रल ऑफ दिस, ये वैल्यू आ गई। आप देख सकते हो मैंने लिमिट यहाँ पे ली हुई है 0 to L/2। ओके, अब कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दें। कांस्टेंट टर्म में हमारे पास है E साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो मेरे पास बाहर हो गया इंटीग्रल के 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय E मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय dx, और लिमिट है 0 to L/2। ये मैंने यहाँ पे लिमिट्स रख दी 0 to L/2, और इसका इंटीग्रल एक सिंपल इंटीग्रल है। वी नो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू x²/2, तो यहाँ पे रख देता हूँ x²/2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to L/2, ये रख दी। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो ये हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया।
अब लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा ई मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर बाई 4। अब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, दिस टॉर्क इक्वल टू लैम्डा ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एट दिस पोजीशन। यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल होगा, लेकिन हम लोगों ने जो टॉर्क कैलकुलेट किया हुआ है ये इस पोजीशन के लिए टॉर्क कैलकुलेट किया हुआ है। अब इस टॉर्क को मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज में, दिस इज द टॉर्क अंडर कंसिडरेशन। हम लोगों को मालूम है कि जब कभी भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो वी कंसीडर फॉर द स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट मीन्स थीटा इज स्मॉल, सो हियर वी कैन राइट दिस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो अगर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट मीन वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू स्मॉल है। ओके, अब यहाँ पे टॉर्क को हम लोग को मालूम है कि टॉर्क इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। दिस टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशनल एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, और रोटेशनल एक्सिस हमारे पास हो रही है मिडिल ऑफ द रॉड से। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, दैट इज इक्वल टू दिस इज ई मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ डिस्प्लेस किया हुआ है, इसे किस सेंस में डिस्प्लेस किया हुआ है? दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, एंड टॉर्क सेंस इज रेस्टोरिंग टॉर्क सेंस इज क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ, वेक्टर नोटेशन की बात करूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एम एल स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस ई लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लें। ये हमारे पास हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, ये अल्फा इज इक्वल टू दिस इज 3, ये हो जाएगा 4 और ये 3, राइट। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर दें तो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन में आएगा थीटा और ये माइनस साइन यहाँ पे मेंटेन होगा। नाउ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। ये वैल्यू हो जाएगी, अगर स्क्वायर हटा दें तो इसके अंडर रूट 3e lambda divided by small m के, and we know this value, this is the angular frequency, and this value is equal to 2 pi divided by time period. Now we can write time period is equal to 2 pi multiplied by under root m divided by 3 multiplied by e multiplied by lambda. This is the time period of oscillation of the rod.